सो द चैप्टर थर्ड का पहला क्वेश्चन जो है उसका हम देखेंगे, जो पीवाईक्यू ही है ये सारे, नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू कास्ट एंड अनटचेबिलिटी इन इंडिया। क्योंकि कास्ट और अनटचेबिलिटी इंडिया में हमेशा से रही है, जैसे जैसे इंडिपेंडेंस पास ग्रू करने लगी, उसके लिए नेशनल मूवमेंट बढ़ने लगी, सो कास्ट को भी ध्यान में रखा गया, उसको भी ये किया गया कि इसको भी हमें खत्म करना है, इसको भी हमें रिफॉर्म करना है, कास्ट सिस्टम को भी इंडिया में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मॉडरेट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसके रिलेटेड, क्योंकि उनको लगा कि नेशनल यूनिटी के लिए कास्ट को खत्म करना जरूरी है, इसीलिए लीडर्स जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, उन्होंने क्या किया, सोशल डिवीजन को क्या किया, क्रिटिसाइज करा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रेजुअली रिफॉर्म्स करने चाहिए, हमें एजुकेशन जो है लोगों के एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, जिससे ये सारी चीजें जो होंगी वो कम होती जाएंगी। फिर गांधी की अप्रोच क्या थी, गांधी ने कहा कि अनटचेबिलिटी इज अ सिन, ठीक है, आपको ये नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अनटचेबल्स को एक नया नाम दिया, जिसको क्या बोला, हरिजन्स। हरिजन्स मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और इसी के चलते उन्होंने बहुत सारी कैंपेन लॉन्च की, जिसमें उन्होंने टेम्पल्स जो है वो सबके लिए खोल दिए, क्योंकि पहले अनटचेबल्स को या कहाँ पे नहीं जाने दिया जाता था, टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता था, उनको भी लेबर की मतलब उनको भी अच्छी जॉब्स के लिए प्रमोट किया गया। उसके बाद यहाँ पे गांधी जी ने एक और दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए एक हरिजन सेवक संघ भी खोला, और उन्होंने भी यही कहा कि हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो लाने की जरूरत है। अंबेडकर की जो अप्रोच थी वो, क्योंकि ही हिमसेल्फ बिलोंग्स टू दी दलित क्लास, तो उनका जो अप्रोच थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, वो थोड़ी रेडिकल थी। सो उन्होंने कहा ही वॉज ए दलित लीडर एंड ए सोशल रिफॉर्मर, ही रिजेक्टेड बोथ वर्ना एंड कास्ट सिस्टम। क्योंकि गांधी जी ने वर्ना सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए कहा था, उसको फुल्ली खत्म नहीं किया था, बट अंबेडकर की अप्रोच क्या थी, अंबेडकर जी की अप्रोच ये थी कि ये रिजेक्टेड बोथ वर्ना एंड कास्ट सिस्टम। उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम को क्या करिए, खत्म करिए, और हमें दलित्स को जो है सेपरेट राइट्स दीजिए, राइट। फिर उसके बाद एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दलित्स के लिए, पर पूना पूना पैक्ट में 1932 में उसको जो है खत्म, सॉरी, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो क्या कर दिया गया था, एक इलेक्टोरेट बना दिया था, लेकिन फिर पूना पैक्ट में क्या किया, डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे दी गई थी। उसके बाद अंबेडकर जी बहुत बड़ा रीजन रहे हैं कि उन्होंने अनटचेबिलिटी को अंडर आर्टिकल 17 जो है वो क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वो हमारे किसके, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के वो थे, चेयरमैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट में उसके असेंबली के। फिर उसके बाद जो था रिफॉर्म मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट क्या थे, जैसे आर्य समाज, रामाकृष्ण मिशन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स, ये सारी मूवमेंट्स जो थी किसके अगेंस्ट थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के। और इनका ये था कि हमें क्या करना है, एक बेस बनाना है किसका, सोशल इक्वालिटी का, ठीक है। ये हमने देखा है कि नेशनलिस्ट ने कैसा रिस्पॉन्स किया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश रूल के टाइम क्या हुआ था, कास्ट अवेयरनेस को जो है इसकी राइज हुआ था, ठीक है। फिर मॉडरेट्स ने क्या कहा था, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के लिए। गांधी ने क्या कहा था, सोशल इंक्लूजन, मॉरल रिफॉर्म्स के लिए। अंबेडकर का क्या था, रेडिकल रिफॉर्म्स प्लस लीगल सेफगार्ड्स, दैट इज अंडर आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी किसकी बात करता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो ये डायग्राम है, दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो बनाना। द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू कास्ट वॉज डाइवर्स एंड इवॉल्विंग, ठीक है। और मॉडरेट सोशल रिफॉर्म से हम देखें अगर रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंज में, इससे हमारा क्या, इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा एंड में हमारा क्या आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी बनाए गए हैं अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेचर ऑफ सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट्स इन इंडिया। सेल्फ सॉरी Nature of self-determination movements in India. Self-determination is a right of a community or a group to determine its own political, economic या फिर cultural status. कि किसी भी ग्रुप का एक राइट होना कि वो अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या कल्चरल स्टेटस जो है वो डिटर्मिन कर सके, ऑफन इंडिपेंडेंट ऑफ द लार्जर स्टेट. In these movements emerged from ethnic, linguistic, regional and religious identities सीकिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी और इवन सेसेशन। कि क्या होता है कि कभी कभी ना एथनिकली हम अलग होते हैं, कुछ रीजन्स जो है अलग हैं, कुछ लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हैं, कुछ रीजन के बेसिस पे अलग हैं, कुछ रीजनल रिलीजन के बेसिस पे इनकी अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। सो वो चाहते हैं कि हम अपने, एक पर्टिकुलर ग्रुप चाहता है कि मैं अपनी एथनिक बेसिस पे जो है अपने आप को ऑटोनॉमी चाहते हैं, ठीक है।
तो उसी की वजह से कभी कभी ये ज्यादा डिमांड बन जाती है ग्रेटर ऑटोनॉमी की, हमें ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, या फिर क्या होता है कभी कभी तो ये होता है कि हमें अलग ही कर दो। सो नेचर क्या रहती है मूवमेंट्स की, एथनो नेशनलिस्ट, rooted in distinct ethnic identities with historical grievances, जैसे कि नागालैंड मिजोरम की डिमांड रही है कि हम ट्राइबल, हमारा अलग वे ऑफ लिविंग है बाकियों से, तो इसीलिए हमें क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। रिजल्टेड इन इंसर्जेंसी एंड इवेंचुअल पीस अकॉर्ड, ठीक है, मिजोरम अकॉर्ड 1986। देन रिलीजन बेस्ड देखिए, अगर हम रिलीजियस आइडेंटिटीज के बेसिस पे डिमांड्स होती हैं कि हमें क्या करिए, अलग करिए, जैसे खालिस्तान मूवमेंट, ठीक है, इट डिक्लाइंड आफ्टर मिलिट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड पॉलिटिकल रिकंसाइलेशन। फिर अगर हम देखें लिंग्विस्टिक एंड कल्चर aimed at preserving language and cultural identity, इसमें क्या होता है कि ये रीजन, सॉरी, ये कम्युनिटी क्या चाहती है कि हम अपने लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी को क्या कर सकें, प्रिजर्व करके रख सकें विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन, इंडियन यूनियन। जैसे कि गोरखालैंड मूवमेंट इन वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग रीजन के जो गोरखास है उनका ये है कि हमें क्या चाहिए, गोरखालैंड मूवमेंट है उनकी, वो चाहते हैं कि उनको एक सेपरेट स्टेट, डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट फॉर नेपाली सीकिंग पीपल, speaking people, sorry. Then regional and economic grievances, फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक, जो मतलब कुछ लोग हैं जो अभी लैक ऑफ डेवलपमेंट है, जहाँ पे गवर्नेंस इतनी अच्छे से नहीं हो सकी है, जो इकोनॉमिकली निग्लेक्ट हुए हैं लोग, उनकी अपनी डिमांड होती है कि आप हमें इसके बेसिस पे जो है ऑटोनॉमी दीजिए, जैसे तेलंगाना मूवमेंट हुई थी और जिसकी वजह से फिर एक न्यू स्टेट फॉर्म हुई थी। अदर सिमिलर डिमांड्स हमें यहाँ कहाँ से आ रही हैं, जैसे विदर्भा, बोडोलैंड, ठीक है। फिर होती है अप्रोचेस ऑफ इंडियन स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल अकोमोडेशन, एग्जाम्पल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमी अरेंजमेंट्स, दैट इज सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है। फिर मिलिट्री सप्रेशन कुछ केसेस में, जैसे कश्मीर। फिर उसके बाद है नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स या पीस अकॉर्ड्स, जैसे मीजो अकॉर्ड, बोडो अकॉर्ड, ये इंडियन स्टेट की अप्रोचेस रही हैं, ठीक है। या तो इनको क्या अप्रोच रही है, मतलब इनको देनी, या तो ऑटोनॉमी अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं जैसे सिक्स शेड्यूल में, जहाँ फिर उनको मिलिट्री सप्रेस कर दिया जाता है जैसे कश्मीर में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अकोमोडेशन, जैसे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स बने हैं, अलग अलग स्टेट्स बना देना। फिर नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स या फिर पीस के लिए अकॉर्ड्स बनाना, जैसे मीजो अकॉर्ड, बोडो अकॉर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें तो नागालैंड की नॉर्थ ईस्ट में एथनिक मूवमेंट थी ये, जो किससे खत्म की गई, पीस अकॉर्ड से। खालिस्तान पंजाब में रीजन की वजह से, नेचर क्या था, रिलीजियस, और कैसे खत्म हुई, डिक्लाइंड आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट। फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, किसके बेसिस पे हुआ था, रीजनल, इकोनॉमिक एंड रीजनल बेसिस, और इसको क्या मिला, इसका आउटकम क्या निकला, स्टेटहुड। गोरखालैंड वेस्ट बंगाल, किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, और इसका भी ऑनगोइंग, अभी इसके एजुटेशन चल रहे हैं, ठीक है। ये आ गया आपका एक सेकेंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री है लिंग्विस्टिकली, 22 तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और 120 मेजर लैंग्वेजेस है, और मिनी मतलब छोटी छोटी लैंग्वेज कितनी है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है, ग्रुप हुज लैंग्वेज इज नॉट मेजोरिटी लैंग्वेज इन अ पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट में वो माइनॉरिटीज जिनकी लैंग्वेज जो है, कैसे है कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट में हिंदी बोली जाती है, वहां पे थोड़े से लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो वो जो थोड़े से लोग हैं वो कौन होंगे, लिंग्विस्टिकली माइनॉरिटी, मतलब ये एग्जांपल है। फिर नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इशू, आइडेंटिटी एंड कल्चरल राइट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डिमांड प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, एजुकेशन एंड मीडिया एक्सेस, ठीक है। उनकी क्या डिमांड होती है कि हमारी लैंग्वेज को प्रिजर्व करिए, हमारा लिटरेचर उसमें, हमारी एजुकेशन हमारी लैंग्वेज में होनी चाहिए, और हमें मीडिया का एक्सेस होना चाहिए हमारी लैंग्वेज में। हमें पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन चाहिए, they seek adequate representation in local governance and legislature on the basis of their language. Access to education, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है स्कूल्स में, वो बहुत बड़ा कंसर्न होता है। इसी के चलते आर्टिकल 350 और ए और 350 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन, इन सम स्टेट जो नॉन डोमिनेंट लैंग्वेजेस स्पीकर होते हैं उनको ऑफनली पॉलिटिकली और कल्चरली एक्सक्लूड कर दिया जाता है। हम बहुत बारी वीडियोस भी देखते हैं, जैसे बेंगलोर में इंसिडेंट्स कर्नाटका में हुआ था, बेंगलोर में, कि हिंदी स्पीकिंग पीपल
के साथ जो है थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। सो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 358 ए एंड 350 बी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं किसको, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लोगों को। आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज है उनके कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट्स को प्रोटेक्ट करिए। राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अपने जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले लोग हैं वो अपने इंस्टीट्यूट्स जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर करने की भी फुल ऑटोनॉमी है। आर्टिकल 350 से says इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, ठीक है, प्राइमरी स्टेज में जो है उनकी मदर टंग में ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। आर्टिकल 350 सेज अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ठीक है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। देन पॉलिटिकल डायनामिक्स, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज की क्या होती है, हैव शेप्ड स्टेट बाउंड्री। बहुत बारी क्या हुआ है कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट्स बन गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन मोबिलाइज सपोर्ट, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा कि हमारे लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी जो है वो एक रीजन है किसके, सोशल मोबिलाइजेशन के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। पीएमके इन तमिलनाडु, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स जैसे विदर्भा, तुलुनाडु आर ऑफन लिंग्विस्टिकली मोटिवेटेड। अच्छा, फ्लो चार्ट देख रहे हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माइनॉरिटी लैंग्वेज ग्रुप्स जो हैं वो स्टेट्स में मिल रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है जिसकी वजह से छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं। फिर वो डिमांड करने लगते हैं कि अपने राइट्स के लिए, जैसे एजुकेशनल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। फिर उसी के चलते फिर हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑटोनॉमी, पार्टी मोबिलाइजेशन, ये उसका implications होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स ऑफ नेशनलिस्ट टू रीजनल पार्टीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, रीजनल डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। Regional disparities in India refer to uneven distribution of income, infrastructure, education and health across different states and regions. While some regions, कुछ regions जो है वो highly developed है और कुछ regions जो है वो बहुत पीछे रह गए, ठीक है, इन इन किस हिसाब से, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से। आप देख सकते हो केरला में 100% लिटरेसी रेट है, दूसरी तरफ बिहार जो है उधर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। सो ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेशनलिस्ट विजन ऑफ डेवलपमेंट, early Indian nationalists recognized that unity and progress depended on balanced development across regions. पहले तो ये देखा जाता था कि अगर आपको अपने नेशन को डेवलप करना है तो आपको एक बैलेंस डेवलपमेंट चाहिए, हर रीजन में इक्वली डेवलप होना चाहिए। ये नहीं कि एक रीजन आगे चल रहा है दूसरे रीजन पीछे चल रहा है, ऐसा नहीं, सारे रीजन एक साथ लेके चलिए और उनको इक्वली डेवलप करिए। और इसी रिस्पॉन्स में जो है हमें क्या करना है, जो बैकवर्ड एरियाज है उनको अपलिफ्ट करना है और उसी से हमें इंश्योर होगा कि हमारी जो नेशन बिल्डिंग है वो ग्रो कर रहा है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग एम्फेसाइजेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, हमारी रिसोर्सेज और वेल्थ को इक्विटेबली जो है डिस्ट्रीब्यूट करिए। उसके बाद हमारा जो इनइक्वालिटी है रीजन्स के बीच में उसको कम कीजिए। फिर प्लानिंग कमीशन आता है, प्लानिंग कमीशन 1950 से 2014 तक रहा है, ठीक है, उसके बाद नीति आयोग बन गया है। सो यूज्ड 5 ईयर प्लान्स, किस लिए कि हम बैकवर्ड क्लासेस को जो है वो ज्यादा रिसोर्सेज डायरेक्ट कर सकें। स्पेशल फोकस किस पे रखिए, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लिटरेसी पर, कहाँ पे, अंडर डेवलप्ड रीजन्स में। फिर जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बनाए हैं, किसको, जैसे हिली एरियाज वाले स्टेट्स जो हैं, बॉर्डर एरियाज वाले स्टेट्स जो हैं, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, उनको हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में क्यों रखा है, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज पहुंचाना मुश्किल है। तो जब आप उनको स्पेशल कैटेगरी देंगे तो वहां पे आप क्या करोगे कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, तो उनकी भी ग्रोथ जो है वो होगी।
और जब उनकी ग्रोथ होगी ना, ये नहीं है कि आप उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो वो ज्यादा ग्रो करेंगे, वो उतना ग्रो कर जाएंगे जितना आपका नॉर्मल बाकी स्टेट्स है, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको ये स्टेटस दिया गया है। सो दे रिसीव्ड हायर सेंट्रल असिस्टेंस एंड टैक्स इंसेंटिव्स। फिर उसके बाद नीति आयोग 2015 में बना था। ये जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सारी स्टेट्स को एक साथ लेके, स्टेट्स और यूनियन को एक साथ लेके चलना। फिर उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है नीति आयोग का, वो था, वो किस लिए था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत पीछे रह गए, उनको डेवलप करने के लिए जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था नीति आयोग ने। और ये क्या करता है कि गैप्स जो है ब्रिज करता है, किसमें, हेल्थ में, एजुकेशन में, लाइवलीहुड में। फिर उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जैसे बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड्स, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस जैसे नेशनल हेल्थ मिशन हमने पढ़ा, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा। ये किस लिए हैं? दिस इज फॉर एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद ये इकोनॉमिकली एडवांस करने के लिए, ये जो है ये किसके लिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिसोर्सेज की, राइट। Regional disparities in human development, recognition by nationalist policy frameworks, institutional mechanism, targeted schemes and special assistance to backward region, जिसकी वजह से क्या होगा, progress होगी human development में, और inequality को क्या होगा, reduction. So the nationalist response aimed at reducing the regional imbalance through what? Policy driven development, targeted investment and institutional support with the long term goal of achieving what? Inclusive and human development across, equitable human development across India. ये कैसे होगा? नेशनलिस्ट का ये रिस्पॉन्स है कि वो क्या करें कि रीजनल इम्बैलेंस को कम करिए। वो कैसे कर सकते हैं आप? टारगेट इन्वेस्टमेंट कीजिए कि कोई एरिया अगर बहुत कम डेवलप्ड है उसको पर्टिकुलरली टारगेट करिए कि हमें यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लानी है, हमें यहाँ पे ज्यादा इंस्टीट्यूशनली हमें इसको ज्यादा सपोर्ट करना है, हम यहाँ पे अच्छी पॉलिसीज लाएंगे जिसकी वजह से जो है ये रीजन क्या करे, डेवलप करे, ठीक है। और उसी की वजह से ऐसे ही आप टारगेट अगर करते रहेंगे रीजन्स को, जैसे हमने बोला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसका यही था, जो वीक रीजन्स थे उनको टारगेट करके वहां पे पॉलिसीज लाना। और इसी की वजह से क्या होगा, इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेके चलने वाली ग्रोथ जो है, और इक्विटेबल डेवलपमेंट जो है आपको दिखेगी अक्रॉस इंडिया, ओके।